हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एंड आई एम ए कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन। तो आज हम बात करते हैं यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की, राइट। सो चाहे टेक्नोलॉजी की और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो पैथोफिजियोलॉजी है यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो की, वो कितनी भी इम्प्रूव हो गई है, लेकिन फिर भी जो यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है या PIH है, प्रीक्लेम्शिया है, वो अभी भी लीडिंग कॉज है मैटरनल मोर्टेलिटी का, राइट। तो पहला तो ये। दूसरा ऐसा है कि यूट्राइन आर्टरीज की जो फ्लो है, तो उसको 12 हफ्ते पे व्हेन वी आर डूइंग ए न्यूक्लियर स्कैन, तब उसको देखना बहुत ही लाजमी है। और हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज़ दी फ्लो एंड हाउ द यूट्राइन आर्टरीज आर बिहेविंग एट 12 वीक्स, राइट। एंड द बेबी गेट्स ऑल द ब्लड थ्रू अम्बिलिकल आर्टरी, राइट। वो अम्बिलिकल आर्टरी का भी एंड डायस्टोलिक फ्लो एस्टेब्लिश हो जाता है तकरीबन 16-17 हफ्ते में। मीनिंग देयर बाय एट लेवल 2 19 वीक्स जब हम स्कैन करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग द स्कैन व्हाट वी कैन डू इज दिस कि हम अम्बिलिकल आर्टरी की एंड डायस्टोलिक फ्लो की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एंड डायस्टोलिक फ्लो उसको भी देख सकते हैं। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी रीअश्योरिंग, राइट। तो आज मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट केस है बाय विच आई एम गोइंग टू शो यू कि जब वो ये कौन सी वेसल, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, डक्टस वेनोसस, यूट्राइन आर्टरीज और लेफ्ट हेपेटिक वेन, IVC, किस वेसल कब खराब होती है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ आज। So this is one case in which we are seeing कि reversal of end diastolic flow है umbilical artery में, right? So we are not talking about an absent, it is reversal. So it is very sinister. फिर हमने देखा कि डक्टस वेनोसस को देखा, तो डक्टस वेनोसस जैसे मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि इसमें वेरी हाई फ्लो और लो कैपेसिटेंस होती है, तो रिवर्सल के साथ में भी डक्टस वेनोसस बिल्कुल नॉर्मल है। तब हम तीसरी वेसल को देखते हैं जिसको लेफ्ट हेपेटिक वेन बोलते हैं, उसमें परसेंटेज रिवर्सल को देखते हैं जिसको प्रीलोड इंडेक्स IVC बोलते हैं, उसको लेस देन 30% होना चाहिए। ये राइट यूट्राइन आर्टरीज है और सिमिलरली वील सी द लेफ्ट यूट्राइन आर्टरीज। यूट्राइन आर्टरीज का फ्लो बहुत इंडिविजुअल पेशेंट्स के बॉडी डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होता है, ये राइट। तो दिस इज अ प्री इक्लेम्प्टिक मदर, राइट, विद एन रिवर्सल ऑफ एंड डायस्टोलिक फ्लो इन अम्बिलिकल आर्टरी। MCA की फ्लोज अगर आप देखिए तो वो नॉर्मल हाई रेजिस्टेंस नॉर्मल फ्लो मिल रहा है हमको, ठीक है। सस्पेक्टेड सेरेब्रल एडिमा, ये हमने TR को देखने की कोशिश करी है, तो ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन नहीं है और इकोजेनिक बावल भी नहीं है, सजेस्टिव ऑफ मेसेंट्रिक इस्कीमिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे ही अम्बिलिकल आर्टरी की रेजिस्टेंस बढ़ती है, बेबी एक रीडिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। सो मीनिंग देयर बाय दैट द बेबी ट्राइज टू सेव द वाइटल ऑर्गन्स एट द एक्सपेंस ऑफ द नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स, राइट। तो सेंट्रल सर्कुलेशन मेंटेन हो जाती है एट द एक्सपेंस ऑफ द पेरिफेरल, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ब्लड फ्लो टू दी हेड, टू दी हार्ट, लिवर एंड एड्रिनल ग्लैंड्स आर बीइंग मेंटेन्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द रीनल शटडाउन एंड स्प्लेंक्निक एंड मस्कुलोस्केलेटल, राइट। जैसे जैसे वो एबनॉर्मल यूट्राइन आर्टरीज और एबनॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरीज आगे डिटोरिएट होती हैं या फर्दर प्रोग्रेस करती है, तो ये जो सेंट्रल सर्कुलेशन है ये भी गड़बड़ हो जाता है। तो इनिशियली जब एब्सेंट एंड डायस्टोलिक में है तब वी कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेन स्पेयरिंग, लेकिन जब एब्सेंट से रिवर्सल हो गया है तो इसका मतलब द सिचुएशंस हैव डिटोरिएटेड, मीनिंग देयर बाय दैट, और उसके साथ में ऐसा होता है कि जो ज़्यादा ब्लड ब्रेन में जा रहा था विच इज़ लेड टू सेरेब्रल एडिमा, तो जो MCA का जो फ्लो है विच वी सस्पेक्टेड टू बी ब्रेन स्पेयरिंग, वो नॉर्मल हाई रेजिस्टेंस फ्लो मिलता है विद रिवर्सल ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी, है ना, और विद नॉर्मल AFI, तो वो सस्पेक्टेड है सेरेब्रल एडिमा के लिए, राइट। नॉर्मल ब्रेन स्पेयरिंग में बेबी अपनी सारे ब्लड को कंजर्व करता है, रीनल शटडाउन में चला जाता है और वो ब्रेन की तरफ अपने सारे ब्लड को भेजता है, तो मोर ब्लड इज गेटिंग टू द ब्रेन एट द एक्सपेंस ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो, राइट। तो AFI उसमें डिक्रीज हो जाती है, राइट। एबनॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी के साथ में अगर ब्रेन स्पेयरिंग मिल रहा है और AFI इज ओलिगोहाइड्रोनियस है और AFI कम है, देन वी आर सस्पेक्टिंग कि पैथोलॉजिकल ब्रेन स्पेयरिंग में है। अगर रिवर्सल एंड डायस्टोलिक फ्लो है अम्बिलिकल आर्टरी में और MCA में हाई फ्लोज हैं और लाइकर 9 नहीं है, लेकिन लाइकर इट इज लेस देन द नॉर्मल रेंज, देन दिस कुड बी सस्पेक्टेड ऑफ ए सेरेब्रल एडिमा, राइट। सो दिस बिकम्स मोर सिनिस्टर। तीसरा, डक्टस वेनोसस एक बहुत ही डायरेक्ट लाइन है and has got a very high flow and a low and very high capacitance, right. So reversal, जैसा हमने अभी देखा कि रिवर्सल होने के बावजूद भी डक्टस वेनोसस का जो फ्लो है वो बिल्कुल मेंटेन्ड है, राइट। सो आई डोंट बिलीव कि डक्टस वेनोसस इज द राइट वेसल टू लुक अराउंड फॉर। इसके बनिस्पत हमको लेफ्ट हेपेटिक वेन ही IVC देखना चाहिए।
जिसमें एक पैरामीटर होता है जिसको प्रीलोड इंडेक्स बोलते हैं, मीनिंग देयर बाय परसेंटेज जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कुछ फ्लो को वापस भेजता है लेफ्ट हेपेटिक वेन में आईवीसी में, वो परसेंटेज रिवर्सल शुड बी लेस देन 30%, राइट, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रीलोड इंडेक्स. So preload index should be less than 30%. If it is, in our case it is like 50% or plus, तो इसका मतलब ये है कि that we are suspecting कि बेबी RVF या right ventricular failure में है. Third, we evaluate the flow which is there at the tricuspid valve. So what we are trying to look around for is a tricuspid regurgitation. और दूसरा जो flow होता है वो EA waves होती हैं जो tricuspid और mitral valve पे होती हैं. तो ई वेव छोटी होती है, ए वेव बड़ी होती है, तो ई अपॉन ए की जो वैल्यूज़ है, रेशो जो है वो लेस देन यूनिटी होता है, जो हमारे केस में है अभी, राइट. सो अगर ई और ए बराबर हो जाती हैं, ई ए का जो रेशो है वो 1 और ग्रेटर देन 1 हो जाता है, देन प्रॉब्ली वी कैन सस्पेक्टिंग कि वो बेबी बिल्कुल ही फेलियर में है और ट्राइकस्पिड वेल्व्स आर आल्सो नॉट वर्किंग. साइमल्टेनियसली व्हाट वी कैन सी इज अ ग्रेड 2 इकोजेनिक बावल व्हिच इज कॉल्ड एज मेसेंट्रिक इस्कीमिया, राइट. तो अगर वो मेसेंट्रिक इस्कीमिया हो रहा है तो बेबी जब है ना, सो वी कैन प्रोग्नोस्टिकेट द बेबी डिपेंडिंग अपॉन द बावल, इकोजेनिक बावल विच वी आर गेटिंग. इफ यू आर नॉट गेटिंग वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि अभी वो मेसेंट्रिक इस्कीमिया नहीं हुआ है, एंड दिस बेबी इज वेइंग समथिंग अराउंड 850 grams. तो इस बेबी को हम बाहर मतलब व्हेन वी विल टेक द बेबी आउट, right, so the possibility of this baby or this fetus landing up with necrotizing enterocolitis because of the mesenteric ischemia is very negligible, right. So therefore this is how what we can prognosticate by looking around the EA ratio which should be less than unity at tricuspid valve and trying to look around for the bowel. If it is not echogenic, so we are suspecting that mesenteric ischemia has not set in, right. So postnatally after the baby is born, the possibility of baby landing with a necrotizing neck, necrotizing enterocolitis is negligible, right. So meaning thereby that probably I have tried my level best to justify this intricate and complex pathophysiology of the uteroplacental insufficiency. Thank you very much for your patient listening.